नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम कोरोना काल में जी रहे हैं। इससे बचने के लिए हम तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमें अन्य बीमारियों के बारे में भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। बदलते मौसम के साथ ही तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पेट से संबंधित रोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो रही है। इसके साथ ही साथ जिन मरीजों को कोरोना हो चुका है उनमें भी पेट संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दर्शकों, इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हम पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उनका उपचार भी आपको बताएंगे। और इस चर्चा के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर धीरज कुमार IGIMS में DM गैस्ट्रो रेजिडेंट डॉक्टर की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पेट जो है हमारा, वो काम किस तरह से करता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन से आपने शुरुआत की है। कोई भी बीमारी होती है उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये बीमारी जो है इसका जड़ क्या है जी। और जड़ को समझने के लिए ज़रूरी होता है जानना कि हमारा जो सिस्टम है, पेट, लीवर और जो कुछ भी, वो काम कैसे करता है। जी जी। तो पेट के बारे में हम लोग जो समझते हैं, जो आमजन समझते हैं कि पेट जो है वो बहुत कुछ उसमें है। वो स्टार्ट होता है हमारे ओरल कैविटी से, जिसमें आप मुंह, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख द्वार, उससे उसका जो हम लोग यूज करते हैं खाने को चबाने में, जी। तो चबाने के लिए यूज करते हैं। फिर एक नली होती है, इसोफेगस बोलते हैं जिसको, खाने की नली, जिसके थ्रू खाना पेट में जाता है। पेट में भी तीन है, एक स्टमक होता है, उसके बाद डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन। तो पेट को भी अलग अलग रूप से उसको डिवाइड किया गया है उसके कार्य के आधार पर कि वो किस तरह से काम करता है। जी। तो ये जो अलग अलग सिस्टम है, इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी आती है तो ये रोग के रूप में वो दिखाई देती है। तो सारे जो अलग अलग हैं, स्टमक का काम है कि वो प्रोटीन का कुछ डाइजेशन करता है, उसी हिसाब से फिर इंटेस्टिन का काम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टिन जिसको हम कहते हैं, वो खाने को, जो खाना आया है, वो बचा हुआ खाना है, वो शरीर के अंदर भेजता है, उसके न्यूट्रिएंट को अंदर भेजता है। उसी तरह से कोलोन है, जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन है, वहाँ पे आपका जो स्टूल है उसका फॉर्मेशन होकर रेक्टम के थ्रू, एनल कैनाल के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो ये सारा का सारा अपना वो सिस्टम एक है, बट उसके काम अलग अलग हैं। वो कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं जो उस रूप में वो दिखाई देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त पेट की बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है। हर दूसरे व्यक्ति में एसिडिटी की समस्या होती है। तो इसका कारण क्या है और उपचार क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। एसिडिटी की जो बीमारी है वो बहुत ही कॉमन है। हर एक घर में एक दो जन मिल जाएंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि एसिडिटी हो रही है। खास करके 30 साल के बाद ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं में ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं इसमें सबसे पहले ये समझाना चाहूँगा कि एसिडिटी है क्या। जी। एसिड होता क्या है, पेट में एसिड आता कहाँ से है। तो जो आपका पेट है, जिसको स्टमक मैंने बताया, वो पेट जो होता है उसमें एसिड का सिक्रीशन होता है। जी। इसका पीएच जो होता है दो या दो से कम होता है। जस्ट जो आप एसिड यूज करते हैं H2SO4HCl, उस तरह का एसिड होता है वो, जो पेट से सिक्रीट होता है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? इसकी ज़रूरत खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पड़ती है। तो अगर एसिड आपके पेट से निकलता है और उसको प्रॉपर रूप से खाना मिल रहा है तो उस खाने को डाइजेस्ट करता है। और अगर वो समय पे खाना ना मिले, जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं बताना चाहूँगा, जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड है। पहले ये समस्या कम थी, अब बढ़ रही है। बहुत देर भूखे रहना, आपके पेट में खाना समय पे नहीं मिला तो वो एसिड आप खाने की जगह आपके पेट के म्यूकोसा को, आपके पेट को ख़राब करेगा, और वो कल बहुत ख़राबी करने पे गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर जिसको बोलते हैं वो करा सकता है। तो जो एसिडिटी होती है, पहले उसका लक्षण हम समझते हैं। एसिडिटी में बहुत जो लोगों की शिकायत होती है कि पेट में जलन हो रहा है। जी जी। आम भाषा में बोलते हैं पेट की गर्मी बढ़ गई है, पेट में गर्मी, जी बिल्कुल। और छाती भारी लगता है। बहुत बार एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग को लगता है कि छाती में इतना दर्द है कि हार्ट अटैक आया है, और ये होता भी है। कभी कभी हार्ट अटैक होता है और कभी कभी लोग को ये लगता है कि गैस हुआ है। गैस है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को भी देखा है, ओल्ड एज में खास करके, कि वो गैस समझ के उसको रखे रहते हैं और बाद में वो पता चलता है कि नहीं, इनको हार्ट अटैक आया था, और वो बाद में बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाता है। तो हमें हर एक पहलू को समझना होगा कि हम कब डॉक्टर से मिलें और कब घर पे इलाज कर सकते हैं। जी। तो एसिडिटी की समस्या के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ मैंने बताया कि समय पे खाना खाना।
अगर आप खाना नहीं लेते हैं समय पे, बहुत देर तक आपका पेट खाली है, तो वो एसिड जो खाने पे काम करना चाहिए वो खाने पे काम ना करके आपके पेट के जो म्यूकोसा है, जो स्किन है, उस पर काम करने लगता है और उसको ख़राब करता है। दूसरी बात होती है, बहुत बार क्या होता है कि एक एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके कारण भी आपके पेट में एसिडिटी होती है और उसको अल्सर में वो तब्दील करता है। तो एच पाइलोरी की जांच होती है। अगर बहुत दिन से किसी को एसिडिटी है, आजकल हम लोग ओवर द काउंटर भी बहुत लोग जाके दवाई खरीदते हैं, जिसको PPI बोलते हैं, पैन 40, पैनटॉप, इस तरह से बहुत सारे पेंटाप्रोजोल, इसोप्रोजोल दवाई आती है, तो उसको खाने से आराम मिलता है, राहत मिल जाती है, तो लोग उसको खाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ये समस्या बहुत दिन तक रह जाती है, तो उस केस में हम लोग इंडोस्कोपी करके वो देखते हैं कि अंदर का जो पेट का जो म्यूकोसा है, पेट का जो स्ट्रक्चर, वो ठीक है कि नहीं है, कहीं अल्सर तो नहीं हो रखा है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर किसी की समस्या बहुत महीना, 2 महीना या 3 महीना से बहुत ज़्यादा दिन से चल रही है, तो मैं दर्शकों को यही सजेस्ट करता हूं कि आप एक अच्छे किसी पेट के डॉक्टर से मिलें और इंडोस्कोपी करा के अंदर, पेट के अंदर देखा जा सकता है कि इसमें क्या समस्या हो रखी है जी। तो एक कारण हो गया बहुत देर तक भूखे रहना, दूसरा कारण हो गया कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, तीसरा फूड हैबिट भी होता है, स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब भी अल्सर करा सकता है, एसिडिटी करा सकता है। बहुत लोग जो आते हैं तला छना हुआ खाना खाने से भी उनको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो खाने में मैं हमेशा बोलता हूँ, पेट की समस्या है तो खाने की बात चलेगी। बिल्कुल। क्योंकि वो खाना जो है बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड होता है पेट की समस्या के साथ। तो खाने पे नियंत्रण होना चाहिए, जितना भूख लगे उससे 1 रोटी कम खाओ, ये मैं हमेशा समझाता हूँ, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं जंक फूड को, छानी हुई चीज़ों को, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, जो इंडिया में ऐसे भी स्पाइसी फूड ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्री से, इसलिए पेट की समस्या भी यहाँ ज़्यादा होती है। तो ये 3 कारण। चौथा कारण क्या हो सकता है, जो हम लोग नॉर्मल एसिडिटी समझते हैं, कभी कभी पेट के कैंसर में भी उस तरह का सिम्टम आता है। तो हमें अगर बहुत दिनों से किसी को ये लक्षण आ रही है, 1 साल 2 साल से, जिसकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, तो उस केस में भी उनको जाके इंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी किसी भी लक्षण को, ये एसिडिटी या आपने जो बोला जो भी पेट की समस्या के जो लक्षण, ये लक्षण है, ये रोग नहीं है, तो इनका जड़ जो है कहीं और है। तो कभी कभी क्या होता है कि 90% केस में एसिडिटी नॉर्मल ही होती है, लेकिन 10% केस में कोई बीमारी उसके साथ गंभीर हो सकती है। इसलिए हमें संपर्क करना चाहिए अगर ये बीमारी बहुत दिन से है, और उसका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई है तो घर पर रहकर कोई घरेलू उपचार हो? सबसे पहले तो मैंने बताया कि खाने की टाइमिंग, सुबह आप उठते हैं तो कोशिश किया जाए कि जितनी जल्दी हो सके ब्रेकफास्ट लिया जाए। हम लोग रात का खाना 9 या 10 बजे खाते हैं या कोई 8 बजे खाते हैं, तो सुबह 8 या 9 बजते 12 घंटे का गैप हो जाता है। दिन में हम लोग के पास ऑप्शन होता है 6 घंटे 7 घंटे पे कुछ ना कुछ खाने में लेते हैं। तो ये जो 12 घंटे का गैप है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन एंड उसका डैमेज का चांस रहता है अगर उसको और लेट करें। तो ये तो आज का कल्चर ऐसा हो रखा है कि लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं काम के प्रेशर में, या फिर घर में जो महिलाएं हैं जो अपना काम करती हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं लेती हैं, सीधे 12 बजे खाना खाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से बैठ के कि आप लोग नाश्ते को गंभीरता से उसको समझ के उसको अच्छे से लेना है, नाश्ते को इग्नोर नहीं करना है। नाश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पेट के लिए भी ज़रूरी है और आपके हर एक सिस्टम को काम कराने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, अच्छा अमाउंट होना चाहिए ब्रेकफास्ट का। तो आप समय पे ब्रेकफास्ट लें, पहली चीज़। और अगर गैस की समस्या है तो गैस की गोली ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले हम लोग देते हैं उसको 2 सप्ताह 1 महीना के लिए चलाते हैं, तो वो दवाई ले सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारा सोल्यूशन आता है, जैसे कि जिसमें कि आपका एंटासिड्स जिसको बोलते हैं, इसके लिए ओवर द काउंटर वो मिलता है। वो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाए, ओवर द काउंटर आप एंटासिड भी कुछ दिन के लिए ले सकते हैं। इससे आपकी गैस की समस्या में आराम मिलेगा। और अगर ये आराम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के करने के बाद भी, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या लंबे वक्त तक है तो आपको गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ये बड़ी बीमारी हो सकती है, अल्सर या फिर कैंसर तक आपको हो सकता है। तो ऐसे कोई भी आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं, आपको लंबे समय तक ऐसा फील होता है कि आपके पेट में दिक्कत है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका चेकअप कराइए और कोशिश कीजिए कि आपका जो खान पान है वो काफ़ी बेहतर है। और डॉक्टर साहब जैसा हमें बता चुके हैं कि हमें नाश्ता ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम लंबे वक्त तक भूखे रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है, तो एसिडिटी की समस्या सबसे ज़्यादा तभी होती है। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही अच्छी बात हमें बताई हमारे दर्शकों को। इसी बीच सुनने में आता है कि कब्ज़ हो गया, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कब्ज़ हो गया, और अक्सर एसिडिटी और कब्ज़ के बीच में वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कब्ज़ एसिडिटी से किस तरह से अलग है और इसका उपचार कैसे हो सकता है?
कब्ज की समस्या भी बहुत ही कॉमन है और कब्ज में मैं बताना चाहूँगा कि 100 में से 98 लोगों का कब्ज जो होता है वो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल बीमारी, नॉर्मल कब्ज ही एक बीमारी बनी रहती है और 2% केस में बीमारी बड़ी भी हो सकती है। तो हम दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि ये कब्ज होता क्या है और कब्ज को कब ये कहना चाहिए कब्ज एक बीमारी हो चुकी है। तो जो बहुत सारे हम लोग के मेडिकल साइंस में बहुत सारे गाइडलाइन आए हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब हम उसको कब्ज मानेंगे, जो वेस्टर्न कंट्री में अलग है और इंडियन कंट्री में अलग है जी। हम लोग के कंट्री में हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कभी भी स्टूल पास करने में दिक्कत हो, हार्ड स्टूल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत प्रयास करने पे हो, या फिर आपका सप्ताह में 3 या 3 से कम स्टूल हो, एक सप्ताह में 3 या 3 से कम बार आपका जो स्टूल का फ्रीक्वेंसी हो जाए और स्टूल का जो कैरेक्टर है, कंसिस्टेंसी, वो चेंज होने लगे, बहुत ही हार्ड हो, तो उस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। अगर हम बात करें जो दर्शक हैं उनके भाषा में, तो पैखाना करने में अगर समस्या आ रही है, या तो कम हो रहा है या तो जोड़ लगाना पड़ रहा है, तो हमें इसको कॉन्स्टिपेशन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसको कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो जिनको बहुत दिन तक कब्जियत होता है, बहुत परेशानी होती है, खाना खाते हैं लेकिन उनका अगर स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, तो वो उसके साथ साथ इनडाइजेशन टाइप का जो फीलिंग है और जो एसिडिटी है, ये साथ में आ जाता है। तो ये एक्चुअली कब्जियत के कारण होता है। बहुत बार ये एसिडिटी के कारण कब्जियत नहीं, लेकिन बहुत दिन से जो इनको कब्जियत है, उनको कब्जियत के कारण भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए दोनों साथ में लगता है कि सर स्टूल भी पास नहीं होता है और गैस भी बहुत बना रहता है, पेट भारी भारी लगता है। तो ये समस्या साथ में लेके लोग आते हैं। तो हमें बात करना है कि भाई ये कब्ज होता कैसे है और इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे भी लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म की बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये कब्ज को बचाए कैसे। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज, बिल्कुल चलना, रोज आधे घंटे चलना चाहिए लोगों को, कम से कम सुबह या शाम, अगर मिला के चले तो 15-15 मिनट सुबह शाम करके, सप्ताह में 5 दिन आपको एक्टिव रहना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी का अमाउंट 3 to 4 लीटर होना चाहिए। जिनको कब्जियत की समस्या है उनको तो बिल्कुल 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो पानी पीना और शरीर को एक्टिव रखना, ये दोनों चीज़ से कॉन्स्टिपेशन में हम कमी कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है खाने में, रफेज, फाइबर डाइट। तो ये फाइबर डाइट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं जब फाइबर ज़्यादा यूज करो। तो फाइबर डाइट का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेबल फूड है, ऐसे फूड जो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, तो वो क्या होते हैं, वो स्टूल बनाते हैं, वो स्टूल बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रफेज में जो नॉर्मल हम बात करते हैं, तो आप चना हो गया, सत्तू हो गया, सलाद हो गया, इसका सेवन आप बढ़ाएं। जिनको भी कब्जियत की समस्या है, उनके खाने की थाली में सलाद होना चाहिए, फल होना चाहिए, और चना अगर सेवन कर सकते हैं तो रोज़ उनका चना का सेवन, अंकुरित चना और अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को यूज करके भी हम कब्ज को हरा सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो तो। फिर उसके बाद आती है कि अगर उसके बाद भी ना हो तो बाज़ार में इसबगोल फाइबर करके, सबगोल की भूसी जो आजकल बहुत कॉमन है, वो मिल जाता है सब जगह, तो वो यूज कर सकते हैं। वो भी फाइबर ही है। अगर किसी को इतना खाने के बाद भी नहीं है तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में पानी के साथ 2 चम्मच डाल के उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात आती है कि इतना करने के बाद भी मेरा कब्ज ठीक नहीं हुआ। ऐसी भी समस्या आती है कि मैंने सब कर लिया सर, इसके बाद भी नहीं हुआ। देन हम लोग जांच करते हैं कि कब्ज कहीं किसी और बीमारी के कारण तो नहीं, क्योंकि मैंने बताया पहले भी, एसिडिटी हो, कब्ज हो, डायरिया हो, ये सब लक्षण है। इसके पीछे बड़ी बीमारी हो सकती है। तो बड़ी बीमारी में अगर हम बात करें कब्ज क्यों होता है, तो पेट के जो बड़ी आंत है जिसको कोलन बोलते हैं, उसके कैंसर में भी कब्ज हो सकता है। तो बहुत बार जो पेशेंट आते हैं वो कब्ज की समस्या लेके आते हैं, और जब उनका जांच हम करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो उसमें कैंसर निकल के सामने आता है। तो फिर होता है कि कब कब्ज को कैंसर के रूप में हमको सोचना शुरू करना चाहिए। तो कब्ज हो और पैखाने में खून आ रहा हो, तो ये दोनों चीज़ अगर साथ में हो तो कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे केस को हमेशा डॉक्टर से मिलना है। अगर कब्ज भी हो, पैखाने में खून आ रहा हो, तो या तो कैंसर हो सकता है, या फिर पाइल्स की बीमारी बहुत ही कॉमन है, जिसको हम लोग हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर ये बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो पहला जनरली पाइल्स ही होता है जब कब्जियत के साथ खून आए। तो इसको ये मत हमेशा सोचना चाहिए, हमारे पेशेंट में एक जनरल थॉट होता है कि पाइल्स हो गया, बवासीर है, इसका इलाज हम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कैंसर भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी आपको कब्ज हो, खून आए, तो पाइल्स तो हो सकता है, मोस्टली पाइल्स ही होता है, लेकिन हमेशा हमें कैंसर को भी
इलाज के लिए एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी ही कैंसर को पकड़ लें तो उसका इलाज संभव है। अगर लेट हो जाए तो उसका इलाज में बहुत ही कठिनाई है और ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपको कब्ज की समस्या होती है तो अपने खान पान में ध्यान दीजिए, फल खाइए, फाइबर युक्त सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ सत्तू पीजिए, चना खाइए और दिन में कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप टहल सके, सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो। अगर आप इस वक्त थोड़ा समय निकाल पाते हैं टहलने के लिए तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको कब्ज की समस्या बहुत कम होगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कब्ज की समस्या लंबे वक्त से है और अगर पैखाने में खून निकल रहा है तो इसे गंभीरता से आप ले डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि हो सकता है ये पाइल्स हो या फिर ये कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर होने पर जरूरी है कि आप समय पर इसका इलाज भी करवाएं। तो ये मानकर चलिए कि पेट की जो तमाम समस्याएं हैं वो बड़ी बीमारियों को न्योता दे सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पेट की इन तमाम बीमारियों के बारे में। इसके साथ ये भी देखने को मिलता है लोगों को गैस की समस्या बहुत हो रही। कई लोगों को दिन में कई बार गैस की समस्या होती है और कई बार लोगों को शर्म भी महसूस होती है। ऑफिस में है, आप कहीं बाहर जाते हैं और ऐसे में गैस की समस्या होती है, तो लोगों का उपचार इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? हाँ, आपने जो बताया, मैंने अभी दो बीमारियों के बारे में बात की, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, और आपने गैस के बारे में पूछा। एक्चुअली ये तीनों बीमारी जो है ये अगर देखा जाए तो बहुत अलग नहीं है, ये तीनों फंक्शनल ही होता है। जनरली गैस में भी 98-99% केस में बीमारी नहीं होती है, गैस की समस्या बनी रहती है, सारे जाँच कराने के बाद भी कोई बीमारी सामने निकल के नहीं आती है। तो इसमें एक हम लोग बीमारी होती है, इसको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बोलते हैं, IBS। तो ये होती क्या है, इसको समझना होगा, ये बहुत ही कॉमन है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में पेशेंट क्या कहता है कि हमको कब्जियत है, कुछ दिन कब्जियत और कुछ दिन उसको ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए उसको डायरिया हो रहा है और गैस की समस्या भी साथ में चलती रहती है। तो जब भी गैस की समस्या हो तो और पेशेंट को हमेशा अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को या तो पूछना चाहिए या पेशेंट को ये बताना चाहिए सब कुछ कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड गैस ये तीनों साथ में चल रहा है, अल्टरनेट, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि मेरा पेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है, खराब रहता है, कभी मुझे कब्जियत हो जाती है, कभी मुझे डायरिया होता है, कभी मुझे गैस की परेशानी होती है, मैं कभी ठीक फील नहीं करता हूँ। तो ये IBS के कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं, अल्टरनेट बोवेल हैबिट एंड गैसियस डिस्टेंशन। कभी कभी हमारे जो दर्शक हैं सुन रहे होंगे, उनको होती है कि नहीं मुझे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, सब दवाई ट्राई किया लेकिन वो हमेशा मुझे पेट फुला तना लगता है। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो जो मैंने बताया पहला चीज की खाली पेट रहना अवॉइड करना चाहिए। इवन दिन में भी कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 6 घंटे के बीच हम कुछ खाना, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने पास स्नैक्स के रूप में कुछ रखा करें जो आप उस समय ले लिया करें कि आपके पेट को बहुत लंबे समय तक खाली ना रहना पड़े। रात में आप जो खाना खाते हैं सुबह जल्दी खाने की कोशिश करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ आती है कि खाने का जो मैंने बताया कि जंक फूड एंड ऑयली फूड, ये सारे के सारे चीज़ जो हैं गैसियस फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं, तो उनको हमको रोकना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि कब्जियत अगर किन्हीं को है तो उनको इसके कारण भी गैस का प्रॉब्लम होता रहता है। अगर कब्जियत को आप जिस तरह मैंने बताया उपाय, उस तरह से अगर उसको हम ठीक करें तो गैसियस प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। अब आता है कि कुछ नहीं, सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मल डॉक्टर से उनको मिलना चाहिए, नॉर्मल दवाई एक कोर्स, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम ओवर द काउंटर जाके खुद से दवाई खरीदते हैं तो 4 दिन दवाई खाई, गैस ठीक हुआ, फिर दवाई बंद कर दिया, तो कोर्स एंड ड्यूरेशन अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप डॉक्टर से मिलें, जो भी आपके नज़दीकी फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट किन्हीं से भी मिल सकते हैं और उनको समस्या बताएं। तो एक फुल कोर्स में दवाई दे के देखा जाएगा, 1.5 महीने 2 महीने तक दवाई चलती है। अगर उससे राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिले तो हम लोग आगे का फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जो मैंने पहले बताया, इंडोस्कोपी एंड अदर जो ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण गैस बन रहा है, जैसे कि H. पाइलोरी मैंने बताया, वो गैस्ट्राइटिस कीड़ा बैक्टीरिया है, उसके अलावा पेट में कहीं कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ उसके कारण गैस बन रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि IBS जो कॉमन है, मैंने बताया कि 98% केस में जो बीमारी है गैस की, उसमें कोई बीमारी नहीं आती है निकल के, सिर्फ गैस बनते रहता है या IBS हो, दोनों का जो हल है वो आपके घरेलू उपचार में बहुत सारा कुछ है। तो सबसे पहला जो मैं घरेलू उपचार बताना चाहता हूँ कि आप पानी का सेवन जो है बढ़ाएं। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि पानी कम पीते हैं और काम के चक्कर में भी भूल जाते हैं कि पानी भी पीना है, ठीक है। तो पानी के सेवन को बढ़ाना है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाने के आप आधे घंटे बाद पानी का सेवन करें। और तीसरी बात कि
खाना ओवर नहीं होना चाहिए, डाइट जो है एक संतुलित वे में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना है जी। क्योंकि इससे इंडाइजेशन होता है और इंडाइजेशन से भी गैसेस प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ार की चीज़ें बरसात के समय में खास करके बहुत बार क्या होता है कि बाज़ार में जो चीज़ें हैं जो बन रही है उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन होने का डर होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो अगर गैस भी बन रहा है और डायरिया भी हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेके एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। ये तो हो गई पेट की समस्या है, लेकिन कई बार उल्टी होती है और हम सोचते हैं कि ये उल्टी है, ये पेट की समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है ये पेट की ही समस्या। तो उल्टी होने के मेन कारण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? उल्टी जो है वो फिर आपने जो बताया एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। और उल्टी सिर्फ पेट की समस्या के कारण नहीं होता है, इवन आपके मस्तिष्क में भी समस्या है तो वो उल्टी करा सकता है। तो कभी भी उल्टी अगर किसी को हो रही है और वो आज हुआ कल हुआ, 1-2 दिन उल्टी हो रही है, लगातार हो रही है, तो उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी तक जितनी समस्या आपने बताई उसमें सबसे जो खतरनाक समस्या है ये उल्टी हो सकती है। लेकिन उल्टी में भी कभी कभी क्या होता है कि हमने कुछ खाना ऐसा खाया, इंडाइजेशन हुआ तो डायरिया हो रही है, या इंडाइजेशन के कारण वोमिटिंग हुई, तो एक दिन की वोमिटिंग, 2-3 वोमिटिंग ये नॉर्मल हो सकती है ड्यू टू इम्प्रॉपर फूड, और कुछ ऐसा खा लिया इसके कारण आपका पेट जो खराब चीज़ है उसको नहीं रखना चाहता, उसे खुद को अलग करना चाहता है, तो वो उल्टी हो सकता है। तो ये पेट की समस्या हो गई। फिर हम बात करते हैं कि अगर उल्टी हो रही है किसी को, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लगातार चल रहा है उल्टी, तो उसमें हम लोग को हर एक चीज़ देखना होता है। मस्तिष्क के कैंसर में भी उल्टी होती है, मस्तिष्क के बुखार में भी उल्टी होती है, ठीक है। और खाने की नली में कहीं रुकावट हो तब भी उल्टी होती है, पेट में कहीं रुकावट हो, पेट का कैंसर हो तब भी उल्टी होती है। तो उल्टी अगर तो अगर उल्टी किसी को हो रही है और लंबे समय से हो रही है, मान के चलिए लंबा समय, मैं ये बोलता हूँ अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा का उसका अगर उल्टी का है तो उसको नज़दीकी डॉक्टर से बिल्कुल मिलना चाहिए, और हो सके तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और हर एक चीज़ एवेलुएट कराना चाहिए कि भैया ये उल्टी हो क्यों रही। क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं चलेगा, आप उल्टी को सिर्फ दवाई देके उल्टी को रोक सकते हैं, कारण ठीक नहीं कर सकते। जी, मान लीजिए कि किसी को पेट की समस्या की वजह से या ज़्यादा खाना खा लिया है, नहीं पच रहा है, और कई बार होता है कि गर्मी में हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा पेट की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में उल्टी का क्या कुछ घरेलू उपचार हो सकता है? हाँ, तो मैं ये बताया, ऐसी उल्टियाँ जो होती हैं ये सेल्फ लिमिटेड, खुद से ठीक होने वाली होती है। तो घरेलू उपचार में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उसमें भी दवाई ही देते हैं। ऑन्डानसेट्रॉन एक टैबलेट आती है जो मुंह में घुल जाती है, उसको हम लोग देते हैं। और साथ में हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं जब भी उल्टी हो तो बीपी की जांच होनी चाहिए, पेशाब जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ये भी पता करना होगा, और बीपी हमेशा देखना चाहिए। कभी होता क्या है कि उल्टी हुई और उन्होंने नहीं जांच कराया, नहीं देखा, और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी ना तो बीपी मिल रही है और ना ही उनका पल्स मिल रहा है, उस केस में कंडीशन सीवियर हो सकता है। तो जब भी उल्टी हो तो कम से कम अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर या किसी से भी सलाह लेके अपना ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, बहुत ही कम समय बचा है। जैसे पेट में देखने को मिलता है कि अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या फिर पेट में कोई और गंभीर समस्या हो जाती है, तो ऐसे में किसी मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, गंभीर समस्या अगर हो रही है तो उसका लक्षण उसको आना शुरू होगा। लक्षण में मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे लक्षण में बता देता हूँ। सबसे पहले कि वजन में कमी आने लगना, ठीक है। वजन में कमी जो 2 तरह से वजन की कमी होती है कि हम वॉलेंटरली अपने वजन को कम करना चाहते हैं। एक होता है कि नहीं, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, खुद ब खुद वजन कम हो रहा है। तो अगर उसको 6 महीने में 4.5 किलो से ज़्यादा वजन कम हुआ है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं, उस केस में डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने बताया, अगर उल्टी हो रही है और ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पेट में जो पेट का दर्द हो या पेट का जो गैस का प्रॉब्लम हो वो बहुत दिनों से चलता आ रहा हो, बहुत दिनों से कब्जियत चल रहा हो, हम घरेलू उपचार कर रहे हैं तब भी वो ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर पैखाने में खून आ रहा हो, कब्जियत हो रहा हो, या पैखाने में खून और पैखाना की समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना है। और जो भी जांच है हमारे, अब हम लोग का मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, हर एक चीज़ का उपचार संभव है, तो उनका इलाज और उनका जांच जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम दोबारा से लौटेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।